हाय ऑल, वेलकम टू एजीवीस एकेडमी। अगर आप गल्फ कंट्रीज के लिए एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है जैसे कि डीओएच, डीएचए, एमओएच एंड प्रोमेट्रिक्स, तो एजीवीस एकेडमी आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है एजीवीस ऑनलाइन ऐप। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि एग्जाम ओरिएंटेड थियरी क्लासेस, 35 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड थियरी क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स, प्रीमियम क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं और खास करके आपको फैकल्टी असिस्टेंस भी मिलेगा। अगर आप ये आपके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का डिस्कशन सेशन। पहला क्वेश्चन ये है कि Maureen, a primary gravida client, age 20, has just completed a difficult forceps assisted delivery of twins. Her labor was unusually long and required oxytocin augmentation. The nurse who is caring for her should stay alert for A. Uterine inversion, B. Uterine atony, C. Uterine involution, D. Uterine discomfort. So यहाँ पे सीन ये है कि एक प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है 20 एज का। सो उसका डिलीवरी हो चुका है, बहुत डिफिकल्ट डिलीवरी था, इसलिए फोर्सेप्स यूज करना पड़ा और हर लेबर वाज अनयूजुअली लॉन्ग एंड ऑक्सीटोसिन रिक्वायर्ड था लेबर इंड्यूस करने के लिए। सो आफ्टर डिलीवरी द नर्स शुड स्टे अलर्ट फॉर। सो इस सिनेरियो में डिलीवरी के बाद कौन सी फीचर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए या फिर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन है ए यूट्राइन इन्वर्शन, बी यूट्राइन एटोनी, सी यूट्राइन इन्वोल्यूशन, डी यूट्राइन डिस्कम्फर्ट। ठीक है, सो डिफिकल्ट डिलीवरी की वजह से हमें ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करना पड़ा ताकि यूट्रस को कंट्रैक्ट करने के लिए। डिलीवरी डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं करता है, तो इसलिए हमें ऑक्सीटोसिन यूज करना पड़ा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इज लेस। सो आफ्टर डिलीवरी अगर यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, इसको कहते हैं यूट्राइन एटोनी। तो यहाँ पे आंसर है सिंपल यूट्राइन एटोनी। ठीक, इसमें चार ऑप्शन है। यूट्राइन इन्वर्शन एक कॉम्प्लिकेशन है जो प्लासेंटल डिलीवरी डिफिकल्टी होने के टाइम पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा ट्रैक्शन या फिर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने की वजह से यूट्रस जो है इनसाइड आउट हो जाता है। सो और लेट में यूट्रस प्रोलैप्स होने का चांसेस भी है, इसको कहते हैं यूट्राइन इन्वर्शन। द यूट्रस बिकम्स इनसाइड आउट because of the extra traction or pressure applied to remove the placenta, ये है uterine inversion। ठीक है, और uterine involution एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें डिलीवरी के बाद यूट्रस जो है वापस नॉर्मल पोजीशन में पेल्विक कैविटी के अंदर रिटर्न करता है, जिसको कहते हैं यूट्राइन इन्वोल्यूशन। ये जो है एक टाइम पीरियड में 7 to 9 डेज कहते हैं या फिर 12 to 14 डेज के अंदर यूट्रस जो पहले पोजीशन में था वहां पे वापस रिटर्न ऑफ द यूट्रस बैक टू द नॉर्मल पोजीशन इनटू द पेल्विक कैविटी, जिसको कहते हैं यूट्राइन इन्वोल्यूशन, जो नॉर्मल होता है। और यूट्राइन डिस्कम्फर्ट भी यूजुअली आफ्टर डिलीवरी तो नॉर्मल है। सो यहाँ पे आंसर है क्योंकि डिफिकल्ट डिलीवरी था, इसका मतलब यह है कि यूट्रस का कंट्रैक्शन कैपेसिटी बहुत लो है। सो आफ्टर डिलीवरी यूट्रस कंट्रैक्शन अफेक्ट होने का चांसेस है और इनएबिलिटी ऑफ द यूट्रस, जिसको कहते हैं यूट्राइन एटोनी। सो यहाँ पे आंसर इज बी, ऑप्शन बी, यूट्राइन एटोनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमें अभी डिस्कस किया यही सेम क्वेश्चन है। यूट्रस रिटर्न्स टू द पेल्विक कैविटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम फ्रेम्स? ऑप्शन ए 7 to 9 day postpartum, 2 weeks postpartum, end of 6th week postpartum, when lochia changes to alba। सो ये जो पॉइंट हम जो पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जिसको कहते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस और यूट्राइन इन्वोल्यूशन, इसका टाइम पीरियड होता है 7 to 9 डेज और मैक्सिमम 12 to 14 डेज के अंदर यूट्रस जो है पेल्विक कैविटी के अंदर वापस आता है। सो यूट्रस रिटर्न्स टू पेल्विक कैविटी इन 7 to 9 डेज और मैक्सिमम विद इन 12 to 14 डेज। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए, 7th to 9th day of postpartum। Next question, to promote comfort during labor, the nurse John advises a client to assume certain positions and avoid others. Which position may cause maternal hypotension and fetal hypoxia? So, options are A, lateral position, B, squatting position,
सी सुपाइन पोजीशन एंड डी स्टैंडिंग पोजीशन. सो लेबर के टाइम पे हम पेशेंट को पोजीशन चेंज करता है उसको कंफर्ट देने के लिए, कुछ पोजीशन प्रोवाइड करता है, कुछ पोजीशन अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है. सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच पोजीशन में कॉज मैटरनल हाइपोटेंशन एंड फीटल हाइपोक्सिया. सो यहाँ पे कौन सी पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और या फिर कौन सी पोजीशन अवॉइड करना है. ओके, सो लैटरल पोजीशन, स्क्वाटिंग पोजीशन, सुपाइन पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशन. इन चारों पोजीशन में से जो पोजीशन मैटरनल हाइपोटेंशन और फीटल हाइपोक्सिया कॉज करता है वो है सुपाइन पोजीशन. सुपाइन पोजीशन में प्लेस करने की वजह से क्या होता है कि यूट्रस के प्रेशर के वजह से वीना कावा कंप्रेस हो जाता है, रिजल्टिंग इन मैटरनल हाइपोटेंशन एंड फीटल हाइपोक्सिया, जिसको कहते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन या मैटरनल हाइपोटेंशन और वीना कावा सिंड्रोम. ये जो कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए हमेशा हम पेशेंट को जो पोजीशन देते हैं वो है लैटरल पोजीशन, और बाकी पोजीशन स्क्वाटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन भी नॉर्मल है. जो ग्रेविटी के हिसाब से पेशेंट को अलाइनमेंट प्रॉपरली, बेबी का अलाइनमेंट प्रॉपर रखने के लिए ये जो दोनों पोजीशन भी प्रॉपर है. स्क्वाटिंग पोजीशन कभी कभी लेबर के टाइम पे भी यूज करता है. ठीक है, तो स्क्वाटिंग पोजीशन नॉर्मल है और स्टैंडिंग पोजीशन भी नॉर्मल है. खास करके हम लाइंग डाउन के टाइम पे लैटरल पोजीशन देता है. अवॉइड करना है, खास करके अवॉइड करना है सुपाइन पोजीशन which leads to compression of the vena cava, resulting in maternal hypotension and fetal hypoxia. So pregnant lady को कौन सी पोजीशन अवॉइड करना चाहिए? सुपाइन पोजीशन. ओके, so answer is option C, supine position. Next question, RH immunization in a pregnant client develops during which of the following conditions? So RH isoimmunization in a pregnant client develops during which of the following conditions? So ये question RH incompatibility related है. RH incompatibility क्या होता है? जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, उस टाइम पे एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको कहते हैं RH इनकॉम्पैटिबिलिटी. ये जो इनकॉम्पैटिबिलिटी खास करके नेक्स्ट प्रेगनेंसी में होता है. सो क्या बॉडी के अंदर क्या होता है, ये क्वेश्चन. ऑप्शंस, RH पॉजिटिव मैटरनल ब्लड क्रॉसेस इनटू फीटल ब्लड स्टिमुलेटिंग फीटल एंटीबॉडीज. सेकंड, RH पॉजिटिव फीटल ब्लड क्रॉसेस इनटू मैटरनल ब्लड स्टिमुलेटिंग मैटरनल एंटीबॉडीज. C, RH negative fetal blood crosses into maternal blood stimulating maternal antibodies. D, RH negative maternal blood crosses to fetal blood stimulating fetal antibodies. So क्वेश्चन खास करके दो ऑप्शन है, मदर का ब्लड बेबी के ब्लड के अंदर रीच करता है या फिर बेबी का ब्लड मदर के अंदर. ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि मदर पॉजिटिव होना चाहिए या बेबी पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, सो RH इनकॉम्पैटिबिलिटी जैसे हमने बताया अभी, क्या होता है कि मदर नेगेटिव और बेबी पॉजिटिव होने की वजह से नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. ठीक है, सो क्या हो जाता है कि जब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है बेबी का, वो थ्रू प्लासेंटा मदर के बॉडी के अंदर रीच करता है. सो यहाँ वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और मदर के बॉडी के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाता है. ये जो एंटीबॉडीज नेक्स्ट डिलीवरी के टाइम पे अगेन थ्रू प्लासेंटा बेबी के अंदर रीच करता है, रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी. इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. सो आंसर इज बी, RH पॉजिटिव फीटल ब्लड क्रॉसेस इनटू मैटरनल ब्लड स्टिमुलेटिंग द मैटरनल एंटीबॉडीज. और ये जो मैटरनल एंटीबॉडीज नेक्स्ट टाइम डिलीवरी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लासेंटा थ्रू बेबी के ब्लड में रीच करता है और सीवियर आरबीसी डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. तो ये जो कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए हम एक ड्रग देता है और एक इम्यूनोग्लोबुलिन देता है जिसको कहते हैं एंटी डी या RHD और RHO गामा ग्लोबुलिन. विद इन 72 आवर्स आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी जो ड्रग वो देता है इसको कहते हैं RHD और एंटी डी और RHO गामा ग्लोबुलिन. So RH isoimmunization occurs when RH positive fetal blood
blood cells cross into maternal circulation and stimulate maternal antibody production. Okay. In subsequent pregnancies with Rh positive fetuses, maternal antibodies may cross back into the fetal circulation and destroy the fetal blood cells. तो ये है इसका पैथोफिजियोलॉजी. तो यहाँ पे आंसर है Rh positive fetal blood. Okay, option B, Rh positive fetal blood crosses into maternal blood. Next question. Diane, 24-year-old, is 27 weeks pregnant, arrives at her physician's office with complaints of fever, nausea, vomiting, malaise, unilateral flank pain, and costovertebral angle tenderness. Which of the following diagnosis is most likely? A. Asymptomatic bacteriuria. B. Bacterial vaginosis. C. Pyelonephritis. And D. Urinary tract infection. So यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमन क्लिनिक पे आता है. कंप्लेंट्स यहाँ पे मेंशन किया है, नोसिया, वोमिटिंग, फीवर, यूनिलैटरल फ्लैंक पेन एंड कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस. सो ये जो सिम्टम्स देके पेशेंट का डिसीज क्या हो सकता है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो चुका होगा, ये क्वेश्चन. सो क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन में एक्सप्लेन करता हूँ. असिम्टोमेटिक बैक्टीरिया मतलब असिम्टोमेटिक मीन्स देयर आर नो सिम्टम्स. सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है. यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मेंशन किया है. अब आता है बैक्टीरियल वाजाइनोसिस. बैक्टीरियल वाजाइनोसिस एक वजाइनल इन्फेक्शन है जिसमें वजाइना में इन्फेक्शियस सेक्रेशन होता है. इसके अलावा कोई सिम्टम्स नहीं होता है. बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन देयर विल बी वजाइनल सेक्रेशन. उसके अलावा कोई सिम्टम्स नहीं होता है. अब आता है पाइलोनेफ्राइटिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अगर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सो यूटीआई का कॉमन सिम्टम्स होता है डिस्यूरिया, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी. ये जो तीनों फीचर्स क्वेश्चन पे मेंशन किया होगा. ठीक है. सो यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन सी, पाइलोनेफ्राइटिस. सो हम देखते हैं पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में. उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स रीड करते हैं. पाइलोनेफ्राइटिस इज अ सीरियस कंडीशन इन अ प्रेग्नेंट क्लाइंट. एक सीरियस कंडीशन है जो प्रेगनेंसी में होने का चांसेस है. यूटीआई में खास करके सिम्टम्स होगा डिस्यूरिया, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस एंड यूनिलैटरल फ्लैंक पेन. ठीक है. सो अगर यूटीआई है तो डिस्यूरिया, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी और इसके अलावा सुप्राप्यूबिक एरिया में टेंडरनेस होगा. एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया मीन्स देयर इज नो सिम्टम्स. बैक्टीरियल वजाइनस जैसे कि हमने डिस्कस किया, it causes milky white vaginal discharge but no systemic symptoms. Okay, so answer is C, pyelonephritis. So हम देखते हैं pyelonephritis क्या है. It is a urinary tract infection that occur during pregnancy and is a common cause of serious infections. वो हमें ऑलरेडी डिस्कस किया. It is most common in the second trimester. खास करके सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है पाइलोनेफ्राइटिस. उसका सिम्टम्स है फीवर, फ्लैंक पेन, टेंडरनेस, जो कोस्टोवर्टिब्रल हमने क्वेश्चन पे मेंशन किया है, कोस्टोवर्टिब्रल एरिया में टेंडरनेस होता है. ओके. नोसिया एंड वोमिटिंग. सो यूटीआई और पाइलोनेफ्राइटिस का डिफरेंस ये है कि यूटीआई में डिस्यूरिया, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी होगा और सुप्राप्यूबिक रीजन में टेंडरनेस होता है. यहाँ पे कोस्टोवर्टिब्रल रीजन में टेंडरनेस होता है और फ्लैंक पेन भी है पाइलोनेफ्राइटिस में. ओके. सो सिम्टम्स आर फीवर, फ्लैंक पेन, टेंडरनेस, नोसिया एंड वोमिटिंग. कॉम्प्लिकेशंस आर सेप्टिक शॉक, प्रीटर्म लेबर एंड प्रीमैच्योर डिलीवरी. ओके. ट्रीटमेंट आईवी फ्लूइड्स क्योंकि इन्फेक्शन है और एंटीबैक्टीरियल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरासेटामोल पेन के लिए, टेपिड स्पंजिंग एंड फैनिंग फीवर के लिए. ओके. सो इन आईवी फ्लूइड्स एंटीबायोटिक्स, पैरासेटामोल, टेपिड स्पंज एंड फैनिंग. सो ये है ट्रीटमेंट. ओके.